हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। मैंने जैसे कहा था कि मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक सब्जेक्ट है, उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको मैं दूंगा। और उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक अपलोड कर दी है वीडियो, जिसमें मीनिंग फीचर्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर दी है। अब मैं आपको इसके कुछ मॉडल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसे मतलब किस किस तरीके का होता है, ये सारी बातें मॉडल्स हो गए। और इसके साथ आज मैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि क्या इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, एवरी पीडीएफ जो मैं साथ साथ में बना रहा हूँ वो चाहिए, किसी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग और चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो चैनल का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में। मैंने ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कवर कर दिए, फोर्थ मेरे पास है मॉडल्स। अब मॉडल्स 4 तरीके के होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। अब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में क्या क्या तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मतलब जिसमें बंधा हुआ इंसान हो, निरंकुश हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि इस मॉडल में होता क्या है। इस मॉडल में पावर इज इन द हैंड ऑफ मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ द अथॉरिटी। जो मेन अथॉरिटी है उसके हाथ में ये जो पावर होती है, मतलब मेन जो पावर है, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो पावर है वो इस तरीके की होती है। जो पूरी की पूरी अथॉरिटी एक ही मतलब मैनेजरियल ओरिएंटेशन के पास है और सारी की सारी पावर का इस्तेमाल वही करेगा। मतलब एक तरीके से अगर मैं इसे आसान करना चाहूँ तो इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज़ वर्किंग अंडर दिस मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन देयर बॉस फॉर देयर रिक्वायरमेंट एंड वर्क। वो अपने काम और अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के ऊपर डिपेंड है, और वो कौन है? उनका बॉस। और अगर कोई ऐसा मॉडल है तो उसको हम क्या मॉडल दे देंगे? ऑटोक्रेटिक मॉडल। अब इसमें और क्या होता है? दे आर ओरिएंटेड टुवर्ड द डिसिप्लिन। इसलिए ये सब कुछ किया जाता है ताकि उनको एक डिसिप्लिन वे में और ओबीडियंस वे में रखा जाए। द ओनली रिक्वायरमेंट जो इसमें एम्प्लॉयज़ की मतलब पूरी की जाती है या पूरी होती है वो होती है सबसिस्टेंस, संतुष्टि। मतलब एक संतुष्टि तो नहीं कह सकते अब इसे, मतलब वो एक तरीके से काम उनको करना ही है। मतलब जो चल रहा है सो चल रहा है। मतलब अब यहाँ पे उनको एक डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है कि उन्होंने कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन जो अब किसी के अंडर काम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि उनकी जो सिक्योरिटी है, उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनकी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी। और इसी वजह से जो परफॉर्मेंस की परसेंटेज है वो हमेशा लेस ही रहेगी, क्योंकि कईयों को फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, कईयों को डिपेंडेंसी से डर लगता है और कईयों को इनसिक्योरिटी फील होती है अंडर द बॉस। सो इसलिए ये जो मॉडल है, कहीं तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें जो परफॉर्मेंस है उसकी परसेंटेज कम हो सकती है। ठीक है। अब बात आती है कस्टोडियल मॉडल। कस्टोडियल मॉडल क्या होता है? इसमें जो बेस होता है वो होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। मतलब इसमें रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड होता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन, या ये जो मॉडल है वो ज़्यादातर वही ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है जिसके पास हाई रिसोर्सेज या रिसोर्सेज की मेन पावर हो। और या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जितनी भी मतलब सिस्टम है वो इस मॉडल के अंदर लिया जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपने बॉस के ऊपर नहीं। यानी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो काम करेगा उसके ऊपर एक एम्प्लॉय डिपेंड करता है। और जो नीचे देखिए, ओरिएंटेड टुवर्ड सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू डेम। और इस मॉडल में उसे इस तरीके से रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? ताकि उसे एक सिक्योरिटी और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसे मिल सके। यानी इसमें उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए जो उसकी पहली जो मेन रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी, वो इस मॉडल के ज़रिए पूरी की जा सकती है। और ये मॉडल वही ऑर्गेनाइजेशन अपना सकता है जिसमें हाई रिसोर्सेज हो, जिसमें मनी की कोई प्रॉब्लम ना हो और जिसमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हों। वही ऑर्गेनाइजेशन इस बेनिफिट्स को अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकता है और सिक्योरिटी वे में अपने परफॉर्मेंस को हाई लेवल तक लेकर जा सकता है। अब आती है बात सपोर्टिव मॉडल। अब ये मॉडल किसके ऊपर डिपेंड करता है, या ये मॉडल का रिलेशन है लीडरशिप के साथ। या जो रूट लेवल होता है इस पूरे के पूरे मॉडल का, वो होता है लीडरशिप को बनाए रखना, लीडरशिप के साथ रिलेटेड होना। और लीडरशिप किसके साथ होती है? किसी ना किसी सपोर्ट, मैनेजरियल ओरिएंटेशन ऑफ सपोर्ट। यानी इसका रूट लेवल क्या है? इस लीडरशिप किसके साथ? सब ओरिएंटेशन मतलब सब मैनेजमेंट के साथ एक तरीके से सपोर्ट बना के रखना। अब बात आती है यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं
उनका क्या रिलेशन होता है, तो उनको हम ओरिएंटेड करते हैं इसमें किसके क्या चीज़ करने के लिए। पहले में था डिसिप्लिन, अब दूसरे में उनको ओरिएंट किया जाता था कि कैसी सिक्योरिटी और बेनिफिट्स उनको चाहिए। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इस तरीके का मॉडल लेकर आता है, या ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब बिहेवियर का मॉडल होता है वो सपोर्टिव होता है। सपोर्टिव मतलब लीडरशिप के साथ। अब लीडरशिप के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जॉब परफॉर्मेंस को हम ओरिएंटेड कर सकते हैं इसके अंदर और पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। यानी एम्प्लॉयज़ को हम कह सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किस जॉब में परफॉर्म कीजिए, या उनकी जॉब परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर आप कैसे मतलब हर चीज़ में पार्टिसिपेट करिए, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये मॉडल उनको सपोर्टिव बनाता है, एक लीडरशिप स्किल्स की भावना को बढ़ाता है। इसीलिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है इसमें जो पूरी की जा सकती है वो क्या हो सकती है, स्टेटस एंड रिकॉग्नाइजेशन। मतलब उनका पार्ट मतलब इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आना, पार्टिसिपेशन को बढ़ाना और उनका जो स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन है उनको बढ़ा के रखना। अब बात आती है जो मॉडल है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लीडरशिप के ऊपर। यानी मोर द लीडरशिप, और इसकी जो मतलब फीलिंग है एम्प्लॉयज़ के अंदर वो ज़्यादा बढ़ेगी, वो आगे बढ़कर आएंगे एम्प्लॉयज़, और ऑटोमेटिकली उनका जो बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड मॉडल। अब बात आती है कोलिगियल मॉडल की। अब ये क्या होता है, इसमें जो रूट लेवल ऑफ मॉडल है इज पार्टनरशिप, वो एक पार्टनरशिप से रिगार्डिंग करता है। यानी इन शॉर्ट कहिए तो टीम वर्क बना के रखना है। टीम वर्क के साथ ये जो मॉडल है वो रिलेट करता है, और वो ये कहता है कि पूरे के पूरे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से बना के रखना है, उनका बिहेवियर इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाना है और सेल्फ डिसिप्लिन बनाना है, ताकि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उनका जो मतलब मेन सिस्टम है वो अच्छा रहे, उनका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल बना रहे, उनका जो मेनली कह सकते हैं आप कि सेल्फ फुलफिलमेंट मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है, आपने मोटिवेशनल नीड पढ़ी होगी, उसमें से लास्ट नीड क्या होती है, सेल्फ फुलफिलमेंट नीड। उसको पूरा करने के लिए ये जो मॉडल है ये सामने आया है, और ये मॉडल उसी चीज़ को लेकर चलता है, और उसी चीज़ को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज़ की मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए ये जो मॉडल है वो एज अ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर काम आता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कौन कौन से मॉडल्स अपनाए जा सकते हैं, तो उनमें से एक कोलिगियल है जिसमें हम बात करते हैं रिगार्डिंग टू रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड को पूरा करना एम्प्लॉयज़ की। इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं सपोर्टिव, दैट इज़ लीडरशिप। फिर हम बात कर लेते हैं ऊपर जो सेकंड हमने पढ़ा था, दैट इज़ कॉल्ड सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग, और मतलब उनकी जो मेनली उनको लेकर जाना कि उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करवाना, हाई द रिसोर्सेज हाई द सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉयज़। और फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, दैट इज़ इन द हैंड ऑफ मेन अथॉरिटी, जिसमें ऑटोक्रेटिक पूरा मॉडल है, सारा कुछ हमने बॉस के ऊपर डिपेंड कर दिया। ये होता है हमारे चार मॉडल जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स की, कि ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है, ये जो सब्जेक्ट आया है या ये जो स्टडी है ये क्यों है, मतलब वाई मतलब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसको लेकर आने के। नंबर वन होता है एनालाइज करना या फिर इवेलुएट करना बिहेवियरल अप्रोचेस को, मतलब कैसा बिहेवियर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, कैसा ह्यूमन बिहेवियर होना चाहिए, क्या वो अपनी मतलब साइंटिफिक और आर्ट वाली फीलिंग्स को लेकर आ रहा है बीच में। यानी आपने पढ़ा था फीचर कि इट इज़ बोथ साइंस एज एन आर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें जितने भी ह्यूमन बिहेवियर हैं या जितनी भी चीज़ें हम अप्लाई कर रहे हैं वो हमने इस तरीके से देखनी है कि एनालाइज किया जाए अच्छे से, या फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसका मेन जो रीज़न है लेकर आने का वो यही है कि हम ह्यूमन बिहेवियरल अप्रोच को देखें, इवेलुएट करें और इस तरीके से करें कि सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के साथ रिलेट करें और आर्ट और साइंस फीलिंग लेकर आएँ और उसके हर एक एस्पेक्ट को सामने दिखाएं। ठीक है, अब दूसरा आता है एनालाइज म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब म्यूचुअल इंटरेस्ट में क्या बात आती है, ये बहुत ध्यान से करना है ये पॉइंट, कि म्यूचुअल इंटरेस्ट बना के रखना है इंडिविजुअल एंड ग्रुप के बीच में। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आने या लेकर आने का मतलब यही होता है कि एक म्यूचुअल इंटरेस्ट बना के रखें इंडिविजुअल एंड उसके ग्रुप में। और इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को पीपल की नीड है और पीपल को ऑर्गेनाइजेशन की ही नीड है। ये दोनों को आपस में जताना है कि ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पीपल और पीपल ऑल्सो नीड्स ऑर्गेनाइजेशन, तभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की जो स्पिरिट है वो अच्छे से आगे बढ़ेगी।
फिर आता है एनालाइज द वेज टू डेवलप एथिकल प्रोस्पेक्ट्स। अब इसमें तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि हमने इस तरीके के मतलब उन तरीकों को एनालाइज करना है जो एथिकल प्रोस्पेक्ट्स बनाकर लेकर आए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब एथिकल नेचर बनाना। क्यों एथिकल? क्योंकि अगर एथिकल नेचर होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो कुछ गलत होने की संभावना कम होगी। यानी इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए भी लेकर आया जाता है ताकि हम सभी के बिहेवियर को जांच के या उन सभी तरीकों को जांचें जिनसे एथिकल प्रोस्पेक्ट्स तैयार हो सकते हैं, और एथिकल प्रोस्पेक्ट्स की वजह से जो ह्यूमन बिहेवियर है वो अच्छा भी किया जा सकता है इन द डिसिप्लिन अप्रोच। फिर बात आती है एनालाइज द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द वर्क इन्वायरमेंट। जितना भी वर्क इन्वायरमेंट है उनको भी अच्छे तरीके से एनालाइज करना, ताकि जितने भी आपके फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने आ जाएं और हम उन चीज़ों को कम करने की कोशिश करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। फिर आती है एनालाइज हाउ टू मेक द डिफरेंट मेथड्स इफेक्टिव। हमने ये भी देखना है कि जितने भी हमने तरीके लिए हैं उन तरीकों को ये भी देखना है कि कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए, जितने भी मेथड्स हैं उन्हें कैसे इफ़ेक्टिव बनाया जाए ताकि एक एथिकल इन्वायरमेंट जो हमने ऊपर बनाना है, मतलब उन तरीकों को, मतलब मैंने कोई एथिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जितने भी तरीके हैं उनको भी अच्छे से एनालाइज करना कि क्या ये तरीके अपने ऑर्गेनाइजेशन को एथिकल बनाने में मदद करेंगे भी या फिर वैसे ही हैं। तो इन चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना। अब जो लास्ट में 2 पॉइंट हमें कहते हैं क्या है, डेवलप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पैटर्न। इस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को सामने क्रिएट करना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रिएटेड मतलब जो नेचर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बनी रहे। ये नहीं कि ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाए, ये नहीं कि ज़्यादा फॉर्मल हो जाए। ज़्यादा फॉर्मल के अपने नुकसान हैं, ज़्यादा इनफॉर्मल के भी अपने ही नुकसान हैं। तो दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन को बना के रखना है। सभी ऐसी पोटेंशियलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए एनालाइज करना काम किसका है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इसलिए भी लिया जाता है ताकि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल पैटर्न है वो दोनों देखे जाएं, यानी कौन सा बिहेवियर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ह्यूमन बिहेवियर, ताकि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल पैटर्न उस तरीके से अपना सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक लास्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि हर एक डिफरेंट की एलिमेंट को ध्यान में रखिए। जैसे कि 5 डिफरेंट की एलिमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इंटरेक्टिव बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। ये 5 जो चीज़ें हैं इन सबको एनालाइज अच्छे से करना होता है। किसका काम है ये, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। उनका मेन ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने अच्छे से सभी पीपल स्ट्रक्चर को देखना है, टेक्नोलॉजी को देखना है, इंटरेक्टिव बिहेवियर कैसा है और इन्वायरमेंट कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये 5 की एलिमेंट्स को उन्होंने ध्यान में हमेशा रखना होता है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन किया जा सके। तो अब ये जो मेन ऑब्जेक्टिव्स और मॉडल्स थे वो मैंने आपको आज के टॉपिक में कवर करा दिए। ये 2 टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, तो ध्यान से इसे समझ लीजिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने ही वाले हैं। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।